1906 में मुस्लिम लीग बनी। कहानी मैंने सुनाई क्यों बनी। ये जो आज तुम सांप्रदायिकता का जहर झेल रहे हो ना, ये अंग्रेजों ने पैदा किया था। इतिहास विषय सीखने के लिए है अतीत से। हमारा आदर्श कौन होना चाहिए, हमारे समाज में किस शासक की चर्चा होनी चाहिए? अशोक की, सम्राट अशोक कि यार अशोक भाई, प्राचीन काल में तो भारत राष्ट्र नहीं था, तुमने कैसे बांध के रखा। कितनी बड़ी बात है ये। अशोका द ग्रेट। तब तो राष्ट्र नहीं था, तब तो नेशन नहीं था। इतने बड़े उपमहाद्वीप पर तुम्हारा कब्जा और तुमने उसको बांध के रखा, कैसे? तो थ्योरी ऑफ किंगशिप, धम्मा की नीति, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, भाई साहब मजा आ जाए अशोक को पढ़ के। क्या बात है। इसलिए इतिहास पढ़ा जाता है। इतिहास झगड़ा करने के लिए नहीं है। आज एक मित्र मिले थे, अरे बोले गांधिया को जो है, मैंने कहा गांधिया? कौन गांधिया? तुम्हारा कोई दोस्त है? कहा नहीं नहीं, वो महात्मा गांधी कह रहा हूं। अबे मैंने कहा आइंस्टीन तारीफ करता था, तुम्हारी अम्मा तुम्हारी तारीफ नहीं करती है, तुम्हारे पिता तुम्हारे तारीफ नहीं करते, पूरा मोहल्ला तुमको गाली देता है और तुम कह रहे हो गंधिया। तुमको नर्क में एक स्पेशल कड़ाहे में उबाला जाएगा। तुम्हारी औकात है उसको गंधिया कहने की? है? 1906 में बनी मुस्लिम लीग। सांप्रदायिकता की धारा किसने शुरुआत की? अंग्रेजों ने, ब्रिटिश हुकूमत ने। ये कम्युनलिज्म का जहर पैदा किया ब्रिटिश हुकूमत ने। उस कम्युनलिज्म के जहर का परिणाम रहा मुस्लिम लीग 1906 में। अब मुस्लिम लीग चूंकि सरकार ने बनवाई थी, तो सरकार पीछे से बताएगी क्या मांगना है। तो 1906 में बनी मुस्लिम लीग और 1909 में जब इनका अधिवेशन हुआ अमृतसर वाला, अमृतसर, तो इन्होंने सरकार से मांग की कि साहब, बोले हाँ, बोले साहब हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो साहब, पृथक निर्वाचक मंडल। और पिछले लेक्चर में मैंने कहा इसी ने पाकिस्तान बनाया, पृथक निर्वाचक मंडल ने। इसी ने पाकिस्तान बनाया, सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक। अब ये है क्या, देख लेते हैं क्या है, तो आगे बढ़ते हैं। किसी भी चीज को अंडरलाइन मत करिए। अब दो चीजें हैं, एक तो रिजर्वेशन है, आरक्षण जिसे हम कहते हैं, अच्छी चीज है अगर राजनीतिक रूप से इसका इस्तेमाल ना किया जाए तो बहुत अच्छी चीज है। सरकार का दायित्व है कि देश में जो भी वर्ग पिछड़ा है उसे मुख्य धारा में लाया जाए, ये सरकार का दायित्व है। ये जो रात की मैं क्लास लेता हूं, ये सिर्फ मंडे से फ्राइडे ही चलेगी, 2 दिन छुट्टी रहा करेगा। तो भैया एक रिजर्वेशन है, एक सेपरेट इलेक्टोरेट है, पृथक निर्वाचक मंडल। इस देश की शिक्षा व्यवस्था ने लड़कों से कहा रटो, रटो और रैंचो की तरह बेवकूफ हो जाओ, और तब हम तुम्हें बताएंगे कि जाति संप्रदाय, और तब तुम वोट देना जाति और संप्रदाय के नाम पे। तुम व्यक्ति की क्वालिटी के नाम पे वोट मत देना। ना,
उसकी योग्यता, उसकी उपलब्धि, ये सब मत देखना। रटा रटा जिसके पास जाओ वही पूछता है, अच्छा इंटर का अभी 10th का रिजल्ट आने वाला है, बच्चे परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। और मैं हाथ जोड़ के माँ बाप से कहता हूं, कृपया करके अपने बच्चों को कुछ मत कहिएगा। ठीक है, परसेंटेज अच्छा लाना बुरी बात नहीं है, मेहनत आदमी करता है तो परसेंटेज आता है, लेकिन अगर गलती से नहीं आया है तो मत कहिएगा। योग्यता किसी परसेंटेज की मोहताज नहीं है। योग्यता की पैमाना नापना परसेंटेज के बस की बात नहीं है, और हर बच्चे की ताकत उसके मां बाप होते हैं। अपने बच्चों को डिमोरलाइज मत करिए, डिप्रेस मत करिए, डराइए मत उन्हें। 50% आ गया। आज जिंदगी में पहली बार मैंने ऑनलाइन कहा कि मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 61.5% है, और जिसको भी देखना हो आ जाए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन 61.5%। जब पढ़ने लगे तब की बात बता रहे हैं। मजा आने लगा तो पढ़ने लगे, पढ़ने लगे तो परसेंटेज अपने आप आने लगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिए, पोस्ट ग्रेजुएशन का हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिए, पोस्ट ग्रेजुएशन का हो गया। फिलॉसफी से कॉलेज मिला जाकिर हुसैन। जिसको कभी डाउट हो आए, सबूत नहीं होगा पढ़ाना छोड़ देंगे। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मुझे पढ़ने में मजा आने लगा, मैं पढ़ने लगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी से एंट्रेंस दिया, लॉ का हो गया। तो भैया परसेंटेज अच्छा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो बच्चों को टॉर्चर करने की कोई जरूरत नहीं है। एक से एक परसेंटेज वाले मैंने अपने जीवन में देखा, एक से एक। आंधी चली तो डर के मारे लेट गए, आंधी आ गई, आई होगी भाई आंधी, कोई बात। आंधी तो आना है जिंदगी में, और कहना क्या है भैया, हम चाहते हैं कि जिंदगी सुकून से कट जाए। देखो, हम चाहते हैं कि जिंदगी शांति और सुकून से कट जाए, और सपना है कि भगवान कृष्ण की तरह जिए, क्राउन पहन लें और जीवन में 50-60 गोपियां हो, और द्वारिका जैसा राज्य हो, और राधा जैसी प्रेमिका हो। लेकिन साथ में कंडीशन और है, भैया हम चाहते हैं शांति और सुकून से जिए। शांति और सुकून से जीने के लिए भिखमंगा होना पड़ता है, और कोई रास्ता गुरुजी है नहीं। शांति और सुकून से जीने के लिए चपरासी होना पड़ता है, और कोई रास्ता है नहीं। जहां महत्वाकांक्षा है वहां संघर्ष है, और जहां संघर्ष है वहां शक्ति चाहिए, मन की, तन की। और शक्ति पाने के लिए तपस्या करना पड़ता है, कोई रास्ता है नहीं गुरुजी। अब एक शहर लेते हैं, प्रयागराज। दुनिया का एक ऐसा शहर है जिससे मुझे लगाव बहुत है। अब प्रयागराज में हिंदू है, मुसलमान है, सिख है,
ईसाई हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। अब अगर प्रयागराज को आरक्षित सीट घोषित की जाती है मुसलमानों के लिए, रिजर्व्ड, कि प्रयागराज रिजर्व सीट है मुसलमानों के लिए, तो कैंडिडेट कौन होगा? कैंडिडेट मुसलमान होगा, कैंडिडेट सिर्फ मुसलमान होगा, लेकिन वोट सभी करेंगे, वोट सभी करेंगे। कैंडिडेट मुसलमान होगा, सिर्फ मुसलमान, लेकिन वोट सभी करेंगे। अब अगर मान लो कि फैजल मलिक यहां से सांसद बनते हैं, प्रयागराज से हैं भी प्रयागराज के, तो फैजल मलिक यहां से सांसद बनते हैं प्रयागराज के, तो चूंकि फैजल मलिक को सबने वोट दिया है, तो फैजल मलिक सबके हित की बात करेंगे। अरे फैजल मलिक पंचायत वाले। लेकिन अगर प्रयागराज को सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचक मंडल घोषित किया मुसलमानों के लिए, तो कैंडिडेट सिर्फ मुसलमान होगा और वोट भी सिर्फ मुसलमान करेगा। खेल देखो, दोनों में अंतर देखो। सेपरेट इलेक्टोरेट में कैंडिडेट सिर्फ मुसलमान होगा और वोट भी सिर्फ मुसलमान करेगा। अगर प्रयागराज को सेपरेट इलेक्टोरेट सीट घोषित की जाती है तो अब यहां से अगर फैजल मलिक चुनकर आए सेपरेट इलेक्टोरेट से, तो सिर्फ मुसलमानों के हितों की बात करेंगे, क्योंकि उनको वोट किसने दिया है? सिर्फ मुसलमानों ने। इसलिए सेपरेट इलेक्टोरेट जो है, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या करता है? अलगाववाद की भावना को पैदा करता है। सेपरेटिज्म, यही इसकी सबसे खतरनाक चीज है। कि शराब पीने से शांति मिलती है, मन शांत हो जाता है। हाँ, हो तो जाता है, पर किडनी फेल करा देता है, लीवर डैमेज कर देता है, पैनक्रियास को तो ऐसा डैमेज करता है कि तुम शुगर के पेशेंट हो, शराब पी रहे हो तो फिर तो गए। अब घिसड़ घसड़ के जी लो वो अलग बात है, रोग आके जी लो वो अलग बात है। पृथक निर्वाचक मंडल अलगाववाद को बढ़ावा देता है। इसलिए जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो इन लोगों ने इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा मुसलमानों के साथ। तो राउंड टेबल के बाद सबको दे दिया, सिखों को दे दिया, दलितों को दे दिया, पहले मुसलमानों को दिया। अब मुसलमानों के अंदर अलगाववाद की भावना बढ़ने लगी। देखा इन्होंने कि यार ये तो अलगाववाद की भावना बढ़ रही है। इन्होंने कहा यार ये तो बहुत सही, सिखों को दे दो, फिर वो खालिस्तान मांगने लगेंगे। फिर ईसाइयों को दे दो, वो ईसाई तान मांगेंगे। हिंदू हिंदुस्तान मांगेगा ही। ये देश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बड़ी अच्छी चाल चली थी अंग्रेजों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, लेकिन सैल्यूट है मोहनदास करमचंद गांधी जी को और सैल्यूट है बाबा साहब अंबेडकर को। सैल्यूट है। हमसे एक साहब कह रहे थे, भैया आप काहे राजनीति कर रहे हैं? हमने कहा तो राजनेता चंबल से बुलाओगे? अगर कहे तो वहां से बुलाएंगे तो हम चलेंगे। चंबल वाले तो बहुत अच्छे लोग हैं, चंबल वाले तो बहुत अच्छे हैं,
तो बेचारे पान सिंह तोमर जैसे लोग व्यवस्था के सताए हुए, उन्होंने बंदूक उठाया। सल्यूट है, सल्यूट, सल्यूट है मोहनदास करमचंद गांधी और बाबा साहब अंबेडकर को। ये यहीं पर अंग्रेजों ने बीज बो दिया पाकिस्तान के बनने का। आप कहोगे कैसे? 1909 में मुसलमानों को क्या दे दिया? सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचक मंडल। यह बन गया बीज किसका? अलगाववाद का, कि भाई मुसलमानों के हित अलग है। भाई मुसलमान ऑक्सीजन नहीं लेते, भाई मुसलमान तो CO2 अंदर लेता है। अच्छा, हाँ भैया, मुसलमान CO2 अंदर लेता है। हाँ भैया, मुसलमान भैया CO2 लेता है। उसका हिंदू और मुसलमान का भैया इंटरेस्ट सेम नहीं है भैया। हिंदू लोग ऑक्सीजन अंदर ले आते हैं और मुसलमान लोग CO2 लेता है। तो मुसलमान CO2 लेता है तो भैया वो पीपल पे जल क्यों चढ़ाएगा? सही कह रहे हो। ये बीज बोया अंग्रेजों ने। इस देश में गांधी पर बात होनी चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर पर बात, डिबेट होनी चाहिए, सम्राट अशोक पर होनी चाहिए, अकबर पे होनी चाहिए। यहां तो डिबेट में लोग झगड़ा करने के लिए तैयार है, मार करने के लिए। आओ अभी यही बता दे, पटक के आओ, अटक के बता दे डिबेट में। डिबेट में यहीं से मुसलमानों के बीच अलगाववाद की भावना पनपने लगी कि हमारा हित और हिंदुओं का हित अलग है। 1924 में यह सीड बन गया स्प्राउट। चना खाते हो ना, स्प्राउट, अंकुर निकल आते हैं, स्प्राउट। कैसे? रहमत अली, ऑक्सफोर्ड का एक ग्रेजुएट था। रहमत अली ये ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट था। इसने एक शब्द क्वाइन किया, पाकिस्तान। बोले वाह, पाकिस्तान। इसने इस टर्म को क्वाइन किया, 4-5 प्रांतों को जोड़ा और फिर ये पाकिस्तान टर्म क्वाइन किया। ये पाकिस्तान नाम इसी ने दिया, रहमत अली। ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट था। कुछ नहीं होता पढ़ने वढ़ने से, इसलिए बार बार कह रहा हूं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा था, ऑक्सफोर्ड से। दिमाग किसी का भी खराब हो सकता है। दुर्योधन अकेले बदनाम है, दुर्योधन अकेले बदनाम है। दिमाग किसी का भी खराब हो सकता है। ऑक्सफोर्ड के पढ़े थे चाचा ये। इनको बाद में पाकिस्तानियों ने भगा दिया आजाद होने के बाद। ये भीख मांगे लंदन की सड़क पे। इनका ये हश्र हुआ। पाकिस्तान राष्ट्र कहां है, अड्डा है। तो पाकिस्तान की आवाम को मैं जब देखता हूं तो सोचता हूं कि यार वो बेचारी आवाम करे क्या। परवेज मुशर्रफ मॉडल वहां चलता है। 2002 में जो परवेज मुशर्रफ मॉडल आया था, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, संविधान बदल दिया परवेज मुशर्रफ ने। बताने की जरूरत क्या है, सब पढ़े ही होंगे। 2002 में परवेज मुशर्रफ लेकर आया लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, पाकिस्तान का संविधान ही बदल दिया। वहां जमहूरियत कहां है, वहां कहां डेमोक्रेसी है? है ही नहीं डेमोक्रेसी। अड्डा है। वहां की जनता बेचारी बहुत दुर्भाग्यशाली है, बहुत। उसको हाई डोज ओपियम दिया जाता है, हाई डोज। तो बगल से अफगानिस्तान से आ जाती है और ऊपर से हाई डोज ओपियम दिया जाता है।
धर्म का। उन्नीस सौ 30 में एक बड़े महान कवि थे मोहम्मद इकबाल। इन्होंने इलाहाबाद सेशन जो था मुस्लिम लीग का, वहां पे इन्होंने कहा कि मुस्लिम बाहुल इलाकों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए। कवि थे ये। इन्होंने ही कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इन्होंने कहा था। इन्होंने इनको कौन सा मच्छर काटा, डेंगू का कि मलेरिया का, पता नहीं। कश्मीरी थे, बहुत अच्छे शायर कवि। इसलिए मैं हनुमान चालीसा डेली पढ़ता हूं। उसमें एक लाइन है बड़ी प्यारी, उसको रिपीट करते रहना चाहिए। बल बुद्ध विद्या देव मोहि, हरऊ कलेश विकार। कि प्रभु इसको संभाल के रखना। मालिक बस इसको संभाल के रखना बस। ये देखो, अब ये सारी घटनाएं क्यों घट रही थी मैं बताऊंगा अभी आगे। जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं इन सबको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा था। और यहीं पर ये स्प्राउट बन गया प्लांट। बीज यहां 24 में वो स्प्राउट बन गया, 1930 में प्लांट। ये जो बीज था ये प्लांट बन गया, पौधा बन गया छोटा सा। 1940 में लाहौर सेशन हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना, M.A. जिन्ना, बहुत पढ़े लिखे लोग कहते हैं। ये भी बैरिस्टर थे, लंदन में पढ़े थे। इनको सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। ये पता नहीं कैसे नशेड़ियों के चक्कर में पड़ गए। इनको सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। समझदार गुजराती पढ़ा लिखा आदमी। सब लंदन, सब लंदन वाली गैंग है। लंदन से आया हूं अलबेला। कुछ नहीं होता अगर विजडम नहीं है, विवेक, कुछ नहीं होता पढ़ने लिखने से। अगर शिक्षा विवेक नहीं पैदा कर पाई तो वो शिक्षा निरर्थक है। इस देश में लोग 5-5, 6-6 साल IAS की तैयारी करते हैं, 10 साल। हमारे एक मित्र हैं, वो 38 साल तक अटेम्प्ट देते रहे, बाद में हो गया सिलेक्शन। 40 साल में उनको नौकरी मिली। हम उनको सलाम किए, हमका गुरु मान गए गुरु। हमारे एक मित्र हैं, वो 40 साल तक दिए और करीब 35 मेंस लिखे। लोअर यूपी, MP, राजस्थान, सब मेंस लिखे। दुर्भाग्यशाली रहे बेचारे, नहीं हो पाया। दस साल तैयारी करोगे यार, 15 साल। अब मैं बोला ना, परवेज मुशर्रफ मॉडल, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002। जितने लोग पढ़ बैठ के सुन रहे होंगे ना, पता किसी को नहीं होगा। अपवाद अलग बात है। अपने से सोच के देखना कि ये क्या था यार, ये क्या है। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर परवेज मुशर्रफ ने 2002 में पारित किया था। सब पाकिस्तान का संविधान बदल दिया था। अगर सामने बैठे होते तो पूछ लेता क्या था, पर नहीं बता पाओगे। इन्होंने कहा पाकिस्तान मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र चाहिए। ये मोहम्मद अली जिन्ना, और यहां पर ये सीड बन गया ट्री।
पेड़ बन गया। और 1947 में 1947 में इस पेड़ ने एक फल दिया, उस फल का नाम है पाकिस्तान। आज तक भुगत रहे हैं। आज तक भुगत रहे हैं हम लोग, आज तक। अगर बढ़िया एजुकेशन पॉलिसी रही होती, विवेक का विकास किया गया होता, जितने लोगों को लगता है कि मुझे जीवन में कुछ अच्छा करना है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्राम ज्वाइन कर ले और 6 महीने मुझे दें, पूरा 6 महीने ध्यान, योग और ज्ञान। छह महीने की तपस्या का व्रत ले लें। इस प्रोग्राम, रात वाले प्रोग्राम को मैं 7 बजे से कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी सोते सोते फिर 12 बज जाता है, तो 5 बजे 4 बजे सुबह उठने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती। 9, साढ़े 9, 10 बजे तक सो जाना है। ये जो 9 बजे प्रोग्राम चल रहा है, इसको मुझे 7 बजे करना है शाम को। साथ ही 8-2 में से डिसाइड कर लूंगा, साथ ही 8 के वजह से समाचार बुलेटिन चलता है, उस तरह से जो है ये। कब समझोगे यार, कब चीजों को समझोगे? परिवार, समाज, राष्ट्र। 80% लिटरेसी रेट लेके चाइना भी पढ़ाऊंगा, बांग्लादेश पढ़ाऊंगा, फिर चाइना पढ़ाऊंगा कि चाइना इतना सुपर पावर कैसे बन गया। हम साथ में पैदा हुए थे, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। उस आदमी ने टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया। चंद्रमा जैसा एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाने जा रहे हैं, एक हॉस्पिटल बना दिया जो सिर्फ एआई गवर्न करेगी। एआई से मैनेज डॉक्टर्स होंगे, नर्स होंगे। कभी संजन शहर देखो जाकर, समझ गए। इतिहास पढ़ा और इतिहास से उन्होंने ये सब काम नहीं किया। औरंगजेब को निकालो, औरंगजेब को निकालो यार, उसको भड़काओ यार लोगों को, जनता को। औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेब। मैं डिबेट देख रहा था, एक से एक ज्ञानियों को मैं औरंगजेब पर बहस करते हुए देख रहा था। एक से एक सो कॉल्ड ज्ञानी। अरे बहिष्कार करो कि भैया इस पे मुझे बात ही नहीं करनी। ये चैनल वाले आपको बुला रहे हैं, क्या तुम्हें बात ही नहीं करनी? कुछ शिक्षा पे बात करो, कुछ स्वास्थ्य पे बात करो, टेक्नोलॉजी पे बात करो, भारत की जीडीपी पे बात करो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बात करो, भारत की विदेश नीति पे बात करो। औरंगजेब। एक से एक पढ़े लिखे ज्ञानियों को मैंने देखा टीवी चैनलों पे बैठे हुए। पता नहीं उन्हें शर्म क्यों नहीं आ रही थी, आनी चाहिए थी। आनी चाहिए थी। हमसे लोगों ने कहा अपने चैनल पर एक बार पूरा औरंगजेब पढ़ा दीजिए। अरे मैंने कहा छोड़ो यार, कैसी बातें कर रहे हो, पागलपन वाली बात कर रहे हो। मैं आपको बताऊंगा जापान महान देश कैसा बना। मैं आपको बताऊंगा चाइना सुपर पावर की रेस में कैसे आया। मैं आपको गीता पढ़ाऊंगा, रामचरितमानस, कुरान, आदि ग्रंथ। जब से मैं टीवी चैनल पे आता हूं, वीडियो बनाता हूं, आपने मुझे कोई निगेटिव बात करते हुए नहीं देखा होगा। हिंसा की करता हूं, प्रेम है उससे। हिंसा की करता हूं, हिंसा की। अस्त्र शस्त्र की कर लेता हूं, रिवॉल्वर, पिस्टल, कट्टा की कर लेता हूं, वो प्रेम का तत्व है। भगवान कृष्ण से प्रभावित हूं, आराध्य हैं हमारे, तो उनके एक हाथ में बांसुरी, एक हाथ में चक्र है। और वही सिद्धांत इस भक्त का भी है, क्योंकि वो तो भगवान थे।
अगर वो जान जाते कि सब बांसुरी की भाषा ही समझेंगे तो चक्र लेकर आते ही क्यों? कुत्ता भौंक रहा है तब तक ठीक है, और दौड़ा के अगर पकड़ लेगा तो घुमा के पटक के तो मारना ही पड़ेगा फिर। इसलिए मैं इस देश के युवाओं से कहता हूं कि शक्ति रखो, नहीं तो कहीं ड्रम रम में सील हो जाओगे। भैया लड़की भैया ड्रम में पैक कर दी मार के, हाँ तो सोचो अगर शक्ति रही होती तो। भैया स्त्री ने सांप कटवा दिया, भैया सांप कटवा के मार दिया। भैया आजकल औरतें भैया आदमियों को मार रही हैं, आदमियों को। काहे दोष दे रहे हो महिलाओं पे? क्यों दोष दे रहे हो? वो तो शादी चूंकि अब गलत तरीके से होती है, अब स्वयंवर से होती नहीं तो सबकी हो जा रही है, सबकी हो जा रही है। जो 20 साल में यौनवर्धक दवा खा रहे हैं उनकी भी हो रही है। प्रेम और दवा, ये देश जो है यौनवर्धक दवा ढूंढ रहा है। ये पर रेयर केस में कोई वीडियो देखा जिसमें चर्चा हुई हो कि मन को कैसे शक्तिशाली बनाया जाए। यौनवर्धक वही जो देखो वही बता रहा है। एक वीडियो क्लिक कर दो 4-5 लाख वीडियो आ जाएगी, उससे हार्ट अटैक भी हो रहा है। चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे एलोपैथी, दवा तो दवा है, और दवा बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए नहीं खाना चाहिए। तुम क्या समझते हो कि आयुर्वेद की दवाओं का साइड इफेक्ट नहीं है? बहुत सारी दवाएं जो तुम्हारा बीपी बढ़ा देंगी, तुमको पता ही नहीं चलेगा। उन्नीस सौ 9 में मिल गया सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों को, और यहीं से अलगाववाद की शुरुआत। लेकिन 1910 से लेकर 1922 तक कम्युनलिज्म, संप्रदायवाद के लिए माहौल अच्छा नहीं था। हालांकि 1906 में मुस्लिम लीग पैदा हुई, 1909 में पंजाब हिंदू महासभा और 1915 में हिंदू महासभा। सांप्रदायिकता में अगर सिर्फ एक गुट हो तो अगला वो, जैसे मुसलमानों की अगर पार्टी होती और हिंदुओं की ना बनती तो मुसलमान वाली अपने आप मर जाती। क्यों? क्योंकि सांप्रदायिकता में, कम्युनलिज्म में, अगर एक हिंदू गैंग एक मुस्लिम गैंग है तो दोनों एक दूसरे को ऑक्सीजन देते हैं। एक कहेगा आपने राम मंदिर छीन लिया, दूसरा कहेगा इंशाअल्लाह हम बाबरी मस्जिद फिर से बनाएंगे। ले, अरे भाई तू यूनिवर्सिटी बना ले। नहीं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई। भगवान कितना बदल गया इंसान।